हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन नंबर 7, जिसका पार्ट नंबर 6 के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 5 रोगों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज छठवां जो रोग है वह सरसों का सफ़ेद रोली रोग है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं सरसों का सफ़ेद रोली रोग यानी कि वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। मुख्य रूप से यह रोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरसों का सफ़ेद रोली रोग क्वेश्चन पूछने की इससे संभावना लगातार बनी रहती है। तो देखिए इसके बारे में। यह सरसों कुल की सभी प्रजातियों में पाया जाने वाला एक विश्वव्यापी रोग होता है। सरसों की जितनी भी अपन देखते हैं प्रजातियां पाई जाती हैं, उन सब में पाया जाने वाला विश्वव्यापी रोग इसे कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम सफ़ेद रोली रोग को पश्चिमी बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में देखा गया था। तो पूछ सकते हैं भारत में सर्वप्रथम यह रोग कहाँ देखा गया, तो पश्चिम बंगाल के कलिंगपांग क्षेत्र में इसे देखा गया था। और वर्तमान में यह जो रोग है ना, यह सरसों उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। पहले तो अपन कह रहे थे निश्चित क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो सभी क्षेत्रों में यह फैल चुका है, जैसे राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि। ये रोग जो है वह सरसों के कुल के पौधों जैसे सरसों, तोरियां, राई, सरसों, तोरियां, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम आदि पर देखने को भी मिलता है। तो ये रोग जो अपन ने सरसों कुल के पौधे जैसे सरसों, तोरी, रुई, राई, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम आदि पर भी अपने को देखने को मिलता है यह रोग। इसके लक्षण देखो क्या होते हैं दोस्तों। इस रोग के कारण पौधों में जो अपन देखें तो स्थानीय एवं सर्वांगी संक्रमण होता है। तदनुरूप ही लक्षण प्रकट होते हैं। स्थानीय यानी कि एक निश्चित स्थान पर लक्षण देखने को मिलते हैं, और सर्वांगी अपन कह सकते हैं कि सभी जगह इसका संक्रमण होता है। सर्वांगी संक्रमण होता है, तदनुरूप ही लक्षण जो होते हैं वह प्रकट भी होते हैं। फिर देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके स्थानीय संक्रमण की, कि स्थानीय संक्रमण क्या होता है। तो इस प्रकार के संक्रमण में पौधों की पत्तियों, तनों, पुष्पवृंत पर चमकीले सफेद से क्रीमी रंग के उभरे हुए फपोले समान स्पॉट बन जाते हैं। क्रीमी रंग यानी अपन कहते हैं देखने में वाइट कलर के से दिखाई देते हैं, क्रीम कलर के। तो यह क्या हो जाते हैं, उभरे हुए एक फपोले जैसी संरचना यानी स्पॉट बन जाते हैं। इनका आकार 1 से 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। आकार पूछे तो 1 से 2 मिलीमीटर तक। पत्तियों पर बनने वाले स्पॉट आपस में संलयित होकर बड़े बड़े स्पॉट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में स्पॉट पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अगर देखें तो स्पॉट जो होते हैं वह पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, परंतु उग्र अवस्था में ऊपरी सतह पर भी बनने लगते हैं। वह बाह्य त्वचा के फटने से बीजाणुदानी पुंज सफेद चूर्ण भी दिखाई देने लगते हैं। तो यह इसके क्या होते हैं, मुख्य लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। ये देखिए डायग्राम में भी अपने को यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। फिर आगे अपन देखेंगे जो सर्वांगी संक्रमण होता है, उसमें देखो क्या होता है कि सर्वांगी दैहिक संक्रमण होने पर तनों के फूलने से विभिन्न भागों में सूजन दिखाई देने लग जाती है, सूजी हुई स्थिति बन जाती है। पुष्पक्रम की पुष्पी भाग जो होता है वह फूलकर अत्यधिक विकृत दिखाई देने लग जाते हैं, और पुष्पक्रम अतिवृद्धि या कुरूपित होकर महामृग शीर्ष को बना देते हैं तथा क्या हो जाते हैं, बंदे हो जाते हैं। यानी उनके अंदर फिर अपन मानेंगे युग्मक निर्माण की क्रिया नहीं होगी, वे बंदे हो जाएंगे। पुष्पांग फूले हुए मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। पुष्पांग जो है वो फूले हुए हो जाएंगे, मांसल हरे या बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इनकी पंखुड़ियां बाह्य दल के समान हरे रंग की, पुंकेसर पत्ती के समान या कभी कभी स्त्रीकेसर के समान विरूपित
हो जाते हैं। पंखुड़ियाँ अपन किसने कहते हैं दोस्तों? जो दल होते हैं ना, उन्हें पंखुड़ियाँ कहा जाता है। तो वह किसके समान? बाह्य दल के समान। कैसे? हरे रंग के बाह्य दल के समान हो जाएंगे। और हरे रंग की तो पुंकेसर जो होंगे वह पत्ती के समान या कभी कभी स्त्री केसर के समान विरूपित भी हो जाते हैं। कभी कभी जो पुंकेसर होता है ना, वह फूलकर क्या हो जाता है? मुदगर जैसी आकृति की और अंडाशय फूलकर क्या हो जाता है? मांसल हो जाता है। यह भी इसके लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। परागकण एवं बीजांड के शीर्ष या अपक्षय होने के कारण बीज नहीं बनते हैं। यानी परागकण और बीजांड के शीर्ष अपन कहते हैं अपक्षय होने के कारण बीज नहीं बनेंगे और स्वस्थ सुषुप्त कलियां उद्दीपित होकर पार्श्वी शाखाओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। वर्षा होने पर रोगी पौधे जो होते हैं वह सड़ जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में मृगशीर्ष शुष्क खड़े होकर ऐंठन भरे दिखाई भी देते हैं। ये देखिए डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं महामृगशीर्ष जो प्रदर्शित हो रहा है। फिर आगे देखिए रोगजनक की अगर अपन बात करें तो इसका रोगजनक क्या होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा इसका रोगजनक माना गया है। यह कवक अविकल्पी परजीवी होता है। कवक एक प्रकार का अविकल्पी परजीवी होता है। इसका कवक जाल अंतः पादपी, सुशाखी, पटहीन, संकोशिक एवं काचाब होता है। इनमें छोटे छोटे घुंडी नुमा चूसकांग बनते हैं। अंतराकोशिक कवक जाल परपोषी बाह्य त्वचा के नीचे एकत्रित होकर चौड़े छोटे मुद्गराकार बीजाणुधानी घरों का निर्माण करते हैं। बीजाणुधानी दरों के सिरों पर तला बिसारी श्रृंखला में, तला बिसारी यानी नीचे की ओर श्रृंखला में बीजाणुधानियां उत्पन्न होती है। ऊपर से नीचे की ओर श्रृंखला में सबसे ऊपर वाली बीजाणुधानी मोटी भित्ति युक्त होती है जो बाह्य त्वचा पर दबाव भी डालती है। प्राय अपन कहते हैं अंकुरण नहीं करती है। ये अंकुरण नहीं करती है परंतु बाह्य त्वचा को तोड़ने का कार्य करती है। अंकुरण तो नहीं करेगी लेकिन बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ेगा तो उसे तोड़ने का कार्य करेगी। बाह्य त्वचा के टूटने पर बीजाणुधानियां बाहर निकल आती है। इनकी बीजाणुधानियां गोलाकार, एक कोशिक, काचाब, बहुकेंद्र की चिकनी होती है। बीजाणुधानियां भी प्राय श्रृंखला में बनती है। वह एक जिलेटिनी गद्दी या तनुयोजी से जुड़ी हुई रहती है। यानी इनकी जो बीजाणुधानियां होगी वह हमेशा श्रृंखला में निर्मित होगी और जिलेटिनी गद्दी यानी कि कह सकते हैं कि एक तनुयोजी संरचना से जुड़ी हुई मानते हैं। नमी की अवस्था में अगर अपन देखें ना, नमी की अवस्था में तनुयोजी जो घुलनशील हो जाती है, फलस्वरूप बीजाणुधानियां जो होती है वह अलग अलग होकर बिखर जाती है तथा अंकुरण नलिका बनाकर अंकुरित हो जाती है। यानी अंकुरित हो जाएगी, अंकुरित नलिका बनाकर चल बीजाणु का निर्माण कर लेती है। अंकुरित होकर चल बीजाणु का निर्माण करेगी। चल बीजाणु कैसे होते हैं? एक कोशिक, द्विकशाभिक, रसदानी युक्त, वृक्काकार, हृदयाकार होते हैं। यानी कि एक कोशिक होंगे, दो कशाभिक पाए जाते हैं कशाभिक गमन के लिए, रसदानियां पाई जाएगी इसलिए रसदानी युक्त, वृक्काकार के होते हैं वृक्काकार या हृदयाकार के होते हैं। ये पानी की पतली सतह में कशाभिका द्वारा गति करने के बाद कशाभिका गिराकर पुट्टीभूत हो जाते हैं तथा जनन नलिका बनाकर अंकुरित भी होते हैं जो परपोषी में रंध्र द्वारा प्रवेश कर नया कवक जाल स्थापित करते हैं। बीजाणुधानी के अंकुरण का अनुकूल तापक्रम जो होता है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीजाणुधानी के अंकुरण का जो अनुकूल तापमान होता है ना वह कितना होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जरूर से अपने को याद रखना है। ये जो कवक होते हैं ना ये कैसे होते हैं? विषम थैलेसी होते हैं, हेटेरोथैलिक होते हैं, अतः इनमें विषम युग्मता भी पाई जाती है। मादा युग्मक को अंडदानी एवं नर युग्मक को पुंदानी के नाम से जानते हैं। विषम थैलेसी यानी इनकी संरचना जो होती है वह अलग अलग होती है। अलग अलग अपन कह सकते हैं इनमें युग्मक निर्माण की संरचना होती है। तो मादा युग्मक को तो अंडदानी एवं नर युग्मक को पुंदानी अपन कहते हैं।
जिनके निषेचन के कारण निषिक्तांड का क्या होता है, निर्माण होता है। निषिक्तांड का निर्माण होगा जो पौधों के अवशेषों एवं मृदा में जीवित बना रहता है। निषिक्तांड गोलाकार, गहरे पीले से भूरे रंग के मोटी भित्ति युक्त होते हैं जो अंकुरण नलिका एवं पुट्टी बनाकर अंकुरित होते हैं। ये भी अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके रोग चक्र की। तो देखिए इस रोग के चक्र की अगर देखें तो इस रोग का रोगजनक निषिक्तांड के रूप में पौधों के अवशेष, भूमि तथा बीज के साथ रोगग्रस्त पौधों के भागों पर जीवित बना रहता है। अनुकूल वातावरण में चल बीजाणु बनाकर अंकुरण कर नई फसल में संक्रमण भी करता है। तो ये था इसका रोग चक्र। रोग चक्र के बाद में अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है कल्चरल मैनेजमेंट यानी कि शस्य प्रबंधन। फर्स्ट देखिए, सरसों की फसल की शीघ्र बुआई की जानी चाहिए। रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। 3 से 4 वर्ष की फसल चक्र जिसमें अपरपोषी फसलों को रखना चाहिए ताकि प्राथमिक निवेश द्रव्य नष्ट हो जाए। श्वेत कीट से प्रभावित महामृग शीर्ष को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रतिरोधी किस्में जैसे क्रांति PR15, TM20, RN510, NPJ 81, RK0103, MD YR2029, NPC 15912, PBN 2001, 2002, 2004, PBC 9221, PAB 2001 और 2002 को उगाना चाहिए। ये इसका बायोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, यानी प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। रासायनिक प्रबंधन की अगर अपन बात करें तो बीजों को मेटालेक्जिल एप्रोन HD35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मेन्कोजेब से बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। ये इसका रासायनिक प्रबंधन होता है। इसके बाद में देखें तो बुआई के 21 दिन बाद मेन्कोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्जिकल प्लस मेन्कोजेब रिडोमिल MZ72 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ये इसका रासायनिक प्रबंधन माना जाता है। इसी के साथ अपना ये सरसों का सफ़ेद रोलीर जो रोग है वह कंप्लीट होता है। अगला जो रोग होगा वह होगा अपना बैंगन का लघुपर्ण रोग, जिसे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो के नोट्स बनाकर अच्छे प्रकार से याद कीजिए और नोट्स बनने के पश्चात ग्रुप में सेंड कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।